बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अनीब खालिद, रोल नंबर 69 और मेरा जो आज का प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो है स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया साइकोलॉजिकल इलनेस की टाइप्स में आता है। मेरा जो ग्रुप का प्रेजेंटेशन टॉपिक है वो साइकोलॉजिकल इलनेस है और उसमें उसकी टाइप्स हैं और मैं अब आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ स्किज़ोफ्रेनिया को। सबसे पहले स्किज़ोफ्रेनिया की हम डेफिनेशन देखते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया इज़ अ सीरियस साइकोलॉजिकल इलनेस दैट अफेक्ट्स हाउ अ पर्सन थिंक्स, फील्स एंड बिहेव्स। कि स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी साइकोलॉजिकल बीमारी है जिसमें इंसान का सोचने का तरीका, उसका महसूस करने का तरीका और उसका अंदाज़ और रवैया बदल जाते हैं। वो उनको इफ़ेक्ट होता है स्किज़ोफ्रेनिया में। फिर आगे इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। स्किज़ोफ्रेनिया may result in some combination of hallucinations, delusions and extremely disordered thinking and behavior that impairs daily functioning। पहले हमने देखा है कि स्किज़ोफ्रेनिया में होता क्या है कि हमारा सोचने का तरीका, हमारा रवैया और हमारा महसूस करने का अंदाज़ बदल जाता है। अब हम देख रहे हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया होता ये जो सब इफ़ेक्ट्स हैं ये होते किस वजह से हैं, वो हम एक्सप्लेनेशन में बता रहे हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है कि आपको जो हेलुसिनेशंस हैं वो हो जाते हैं, डिल्यूजन्स होते हैं और आपका जो सोचने का पैटर्न है वो बिल्कुल डिसऑर्डर्ड हो जाता है। वैसे हम एक ऑर्डर में सोचते हैं, हमारी सोचने की एक बिल्कुल लाइन होती है कि एक उस पैटर्न में सोचते हैं, लेकिन जिसको स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है उसकी वो सोचने का अंदाज़ बिल्कुल डिसऑर्डर्ड हो जाता है और जो उसका बिहेवियर है वो इतना बदल जाता है, इतना इफ़ेक्ट होता है कि उसका जो रोज़मर्रा के काम है वो भी उससे असरअंदाज हो जाते हैं। रोज़मर्रा की जो उसके फंक्शनिंग है, जिस तरह उसने काम करने हैं वो भी उससे असरअंदाज होते हैं। तो इसमें मैंने दो टर्म्स यूज़ किए हैं, एक है हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स दूसरी। तो इनको देख लेते हैं कि ये क्या होती हैं और ये इफ़ेक्ट्स भी हैं स्किज़ोफ्रेनिया के, कि जिसको स्किज़ोफ्रेनिया होता है उसमें ये इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो देखते हैं कि ये हैं क्या चीज़। सबसे पहले देखते हैं डिल्यूजन को। दीज आर फॉल्स बिलीव्स दैट आर नॉट बेस्ड इन रियलिटी। कि ये ऐसे यकीन हैं, ऐसे बिलीव्स हैं कि जो रियलिटी पे मुनसर नहीं होते, बल्कि ये ख़ुद से किसी ने अपने, जिसको मतलब स्किज़ोफ्रेनिया है, वो ख़ुद से इनको अपने जहन में बिठा लेता है। एक ऐसी बात जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, वो ऐसी बात को अपने जहन में बिठा लेता है और उस पे यकीन रख लेता है कि ये हकीकत है। तो इसकी आगे एग्जांपल्स देखते हैं, उनसे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि यू थिंक दैट यू आर बीइंग हार्म्ड और हरास्ड। कि जो जिसको स्किज़ोफ्रेनिया है या जिसको डिल्यूजन की बीमारी है, ये स्किज़ोफ्रेनिया में तो ये कंबाइंड है ना कि डिल्यूजन होता है, हेलुसिनेशन होता है, डिसऑर्डर्ड थिंकिंग पैटर्न होता है और जो मैंने फोर्थ बताई थी कि उसको उसकी जो फीलिंग्स हैं वो बदल जाती हैं, उसका बिहेवियर बदल जाता है। तो ये तो मतलब इसमें तो ये काफ़ी सारी चीज़ें ना। वैसे भी किसी को सिर्फ डिल्यूजन भी हो सकता है, किसी को सिर्फ हेलुसिनेशन भी हो सकता है और स्किज़ोफ्रेनिया में भी ये नहीं है कि सभी को ये चारों पांचों टर्म्स जो मैंने बताई हैं वो सभी को एक साथ ही हो जाएं। किसी को स्किज़ोफ्रेनिया में ही डिल्यूजन होगा, किसी को स्किज़ोफ्रेनिया में ही हेलुसिनेशन हो जाएंगी, किसी को स्किज़ोफ्रेनिया में ही डिसऑर्डर्ड थिंकिंग हो जाएगा, किसी का बिहेवियर चेंज हो जाएगा। यानी स्किज़ोफ्रेनिया में हर किसी की अलामात, इनको अलामात भी कह सकते हैं वैसे। स्किज़ोफ्रेनिया में हर किसी के सिम्पटम्स डिफरेंट हैं। यही इसके सिम्पटम्स हैं कि वो उसका डिसऑर्डर्ड थिंकिंग होगी, यानी उसको ऐसा या फिर डिल्यूजन होगी, कोई ऐसा उसका तसव्वुर होगा कि जो हकीकत पर मबनी नहीं होगा। तो मैं डिल्यूजन की बात कर रहा था कि ये वैसे भी जिसको स्किज़ोफ्रेनिया नहीं है उसको भी हो सकते हैं ये। तो आगे मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसको फिर साइकोलॉजी की टर्म में इसको हम डिल्यूजन कहेंगे।
तो मैं बता रहा था, यू थिंक दैट यू आर बीइंग हार्म्ड और हरास्ड, कि आपको ऐसा महसूस होगा कि जिसको मतलब स्किज़ोफ्रेनिया है या जिसको डिलीरियम है, उसको ऐसा महसूस होगा कि लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या लोग आपको मारना चाहते हैं। मतलब ख़ुद ब खुद अपने जहन में किसी को वो देखकर सोच ले, अगर बहुत से ऐसे उसके ख़्यालात आएंगे, किसी को भी देखेगा तो उसको ऐसा शायद लगने लग जाएगा कि वो उसको मारना चाहता है। मतलब कोई अगर उसको सिर्फ़ देख ही रहा है, अगर हमें कोई देखे तो हमारे दिल में भी तो कोई ना कोई ख़्याल आता है कि पता नहीं क्यों देख रहा है। लेकिन उसके जो जिसको डिल्यूजन होगा, उसके दिल में ये ख़्याल आना शुरू हो जाएगा, उसके ज़हन में ये तसव्वुर बैठ जाएगा कि जी ये मुझे मारना चाहता है, ये मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। और इसी तरह इसका फोर्थ पॉइंट देखें, एन अदर पर्सन इज़ इन लव विद यू। जिस तरह अभी मैंने बताया कि अगर कोई आपको देख रहा है तो वो जिसको डिल्यूजन है उसको लगने लग जाएगा कि ये जी मुझे नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, ये मुझे मारना चाह रहा है। तो इसी तरह ये पॉजिटिव में भी हो सकता है कि अगर कोई उसको देख रहा है या वैसे किसी कोई उसको देख भी नहीं रहा, वैसे ही उसको एक दिमाग में एक बात बैठ जाए कि ये जी ये पर्सन मुझसे मोहब्बत करता है। ठीक है, दोनों तरफ से मतलब होता है ये कि ये भी सोच सकता है कि ये मुझे नुकसान पहुंचाना या मुझे मारना चाहता है, और इस तरफ से भी हो सकता है कि ये जी मुझसे मोहब्बत करता है। तो दूसरा पॉइंट देखते हैं इसका, सर्टेन जेस्चर्स और कमेंट्स आर डायरेक्टेड एट यू, कि जो मखसूस इशारे हैं या उनकी गुफ्तगू है वो आपके मुतल्लिक़ कर रहे हैं, वो आप पर डायरेक्टेड है, कि वो आपके बारे में बातें कर रहे हैं। सही है, ये भी आपके दिल में तसव्वुर बैठ सकता है कि कोई दो लोग खड़े बातें कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि ये जी मेरे बारे में बातें कर रहे हैं और मुझ पे कमेंट्स कर रहे हैं। और या कोई किसी की तरफ इशारा कर रहा है तो वो लगेगा कि आपको जिसको डिल्यूजन है उसको लगेगा कि मेरी तरफ इशारा हो रहा है। यू हैव एक्सेप्शनल एबिलिटी और फेम, या फिर आपको ऐसा महसूस होने लग जाएगा कि आप में कोई नाकाबिले यकीन काबिलियत या आप बहुत मशहूर हैं। आपको ऐसा महसूस, ये भी आपका एक बिलीफ बन सकता है कि मुझ में जी बहुत ऐसी काबिलियत है जो और किसी में नहीं है, या मैं बहुत मशहूर हूँ और कोई भी नहीं है इतना मशहूर। एम ही आपको मतलब आपका यकीन बन जाए, वो हकीकत नहीं होगा बिल्कुल भी, लेकिन आपका ये यकीन बन जाएगा और आप बस वही मानोगे कि मैं जी बहुत एक काबिल इंसान हूँ। जो ज़ाहिर है हर कोई काबिल होता है, लेकिन एक हद से बढ़कर, जिस तरह मूवीज़ में दिखाया जाता है सुपरमैन या जो भी, तो इस तरह शायद आपको भी, जिसको डिल्यूजन है उसको भी ऐसा महसूस होना शुरू हो जाए। फिर इसकी हम इफ़ेक्ट्स में दूसरे नंबर पे देखते हैं जी, हेलुसिनेशंस। These usually involve seeing or hearing things that don't exist. Hallucinations can be in any of these senses, but hearing voices is the most common hallucination. Hallucination में क्या होता है कि जी आपको कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसी आवाज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं कि जिनकी कोई हकीकत नहीं होती। ठीक है, उसमें आपके ऐसे डिल्यूजन में आपके ऐसे बिलीव थे जिनकी कोई हकीकत नहीं होती। हेलुसिनेशन में आपको कुछ ऐसी चीज़ें या ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं, ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं या ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जिनका हकीकत पर मबनी नहीं होती, वो हकीकत पर कोई इन्हिसार नहीं होता। तो फिर आगे वो बता रहा है कि हेलुसिनेशन कैन बी इन एनी ऑफ द सेंसेस, मतलब ह्यूमन सेंसेस जो 5 हैं, तो उनमें से किसी भी सेंस में हो सकती है ये। लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो है कि आवाज़ें सुनाई देना हेलुसिनेशन में, कि आपको ऐसी आवाज़ें सुनाई देंगी जो दूसरे लोगों को सुनाई नहीं देंगी, बस वो सिर्फ़ आपको ही सुनाई देंगी, और आपको ऐसा महसूस होगा कि वो सुनाई दे रही हैं, लेकिन हकीकत में सुनाई नहीं दे रही होंगी। ये आपकी जो ये ज़ाहिर है हम साइकोलॉजिकल इलनेस पढ़ रहे हैं, तो ये आपकी साइकोलॉजिकल इलनेस की वजह से ऐसा आप पे असर हो रहा होगा कि आपको महसूस हो रहा होगा कि मुझे आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, लेकिन हकीकत से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। इसके एग्ज़ाम्पल में देखते हैं, समवन इज़ नॉकिंग एट डोर, के
कोई आपका दरवाज़ा खटखटा रहा है तो ये आपकी एक मतलब अगर रियलिटी नहीं है तो ये फिर आपकी हेलुसिनेशन है, जो स्किज़ोफ्रेनिया की वजह से हो जाती है कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका दरवाज़ा कोई खटखटा रहा है, लेकिन हकीकत में कोई दरवाज़े पर नॉक नहीं कर रहा होता। और इसकी मिसाल के तौर पे हम इसकी एक सबक पढ़ा था हमने एफएससी में, दस्तक, जिसमें एक डॉक्टर होता है, वो अपनी ओल्ड एज में उसके साथ एक सान्या हुआ होता है कि एक बूढ़ा बाप उसके दरवाज़े पर दस्तक देता रहता है और वो सो जाता है। फिर एक उम्र में पहुंचने के बाद उसको ऐसा महसूस होता रहता है कि जैसे हर वक्त उसके दरवाज़े पर कोई दस्तक दे रहा है। तो ये उसकी हेलुसिनेशंस थी। वो जो उसके साथ सानिया हुआ उसको उसने अपने दिमाग में ऐसा बिठाया, उसने उस पर इतना सोचा कि वो उसकी साइकोलॉजिकल इलनेस बन गई और वो उसको बाद में हेलुसिनेशन के तौर पर उसके सामने आई कि उसको बार बार महसूस होता था कि कोई दरवाज़े पर दस्तक दे रहा है। इसके आगे इफ़ेक्ट्स में तीसरे नंबर पे हम देखते हैं एक्सट्रीमली डिसऑर्गेनाइज्ड और एबनॉर्मल बिहेवियर, यानी कि जिसको स्किज़ोफ्रेनिया है उसका बिहेवियर अब नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल नहीं रहता, या एक्सट्रीमली डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। बिहेवियर कैन इंक्लूड रेजिस्टेंस टू इंस्ट्रक्शंस, inappropriate or bizarre posture, a complete lack of response, और यूज़लेस एंड एक्सेसिव मूवमेंट। इसमें क्या होता है कि आपका जो बिहेवियर है वो आपको जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उसकी मुखालफत में होता है, या फिर आपका बैठने का अंदाज़, आपका बैठने का तरीका ऐसा होता है कि वो बिल्कुल तकलीफ़देह होता है, बिल्कुल मतलब तंग करने वाला होता है। उस तरह एक नॉर्मल इंसान बिल्कुल बैठना नहीं पसंद करता। अ कंप्लीट लैक ऑफ रिस्पांस, कि आप की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं होता। अ यूज़लेस और एक्सेसिव मूवमेंट, या फिर आपकी बॉडी की ऐसी मूवमेंट होती है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती या वो ज़रूरत से ज़्यादा होती है। मतलब एक इंसान चलता है, वो अपनी टांगों को, अपने पाँव को मूवमेंट देता है, लेकिन जिसमें ये स्किज़ोफ्रेनिया है और जिसका एबनॉर्मल बिहेवियर है, उसमें क्या होगा कि वो बिल्कुल उसकी बॉडी ऐसे मूव करेगी कि जिसकी बिल्कुल ज़रूरत ही ना हो। आप भी लोग देखकर हैरान रह जाएंगे इसमें, बल्कि आप YouTube पे वीडियोस भी निकाल के देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो। YouTube पे वीडियोस अवेलेबल हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स में आता है प्रॉब्लम्स यूजिंग इंफॉर्मेशन इमीडिएटली आफ्टर लर्निंग इट। तो इसमें क्या बताता है कि आपको प्रॉब्लम होगा कि जो आपको इमीडिएट इंफॉर्मेशन, फ़ौरन से इंफॉर्मेशन मिली है, उस पे जो आपको बताई गई है, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, उसको यूज़ करने में, उसको इस्तेमाल में लाने में, या उसको लिखने में, उस पर अमल करने पे आपको बहुत मुश्किल होती है, आप नहीं कर पाते हो। ट्रबल फोकसिंग पेइंग अटेंशन, कि आप फोकस नहीं कर पाते किसी चीज़ पर और अटेंशन से कोई भी बात सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते। इसकी ये एग्जांपल्स हैं। और इसके अदर इफ़ेक्ट्स में देखते हैं, दिस रेफर्स टू रिड्यूस और लैक ऑफ एबिलिटी टू फंक्शन नॉर्मली। सबसे एंड पे हमने उसके एक्सप्लेनेशन में यही देखा था कि जो उसकी एबिलिटी है नॉर्मल फंक्शनिंग करने की, या हम जिस तरह हमारी एक एबिलिटी है ना कि हम हर काम एक प्रॉपर तरीके से एक सही वे में कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, या पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं हम, तो ये हमारी एक एबिलिटी है ना कि हम कर रहे हैं। लेकिन जिसको स्किज़ोफ्रेनिया हो जाएगा उसमें उसकी ये एबिलिटी ख़त्म हो जाती है या बहुत कम हो जाती है कि वो ये नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर पाता। मिसाल के तौर पर डज नॉट मेक आई कंटेक्ट, कि वो दूसरों के साथ आँख से आँख नहीं मिला पाता। हम अक्सर हमारे यहाँ होता है, हमारी क्लासेस में जिस तरह कोई भी प्रेजेंटेशन देने जाता है
तो वो किसी या वैसे किसी से अगर हम बात कर रहे हों, कुछ लोग होते हैं ऐसे कि जो आई कांटेक्ट नहीं बना पाते हमारे साथ, तो हम कहते हैं कि जी इसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, इसमें कॉन्फिडेंस की कमी है। तो ये भी अगर तो बहुत कम हद तक हो तो ठीक है, फिर वाकई हम इसको कहेंगे कि कॉन्फिडेंस की कमी है। लेकिन वैसे कॉन्फिडेंस भी आपकी साइकोलॉजी से ही रिलेटेड है। तो अगर ये एक बड़े लेवल पे हो कि बिल्कुल ही वो, कुछ लोग होते हैं कि किसी के सामने आ जाएं तो वो बस कांपना शुरू कर देते हैं, तो ये फिर आ जाता है इसमें स्किज़ोफ्रेनिया में। और दूसरे नंबर पे हम देखते हैं डज़ नॉट चेंज फेशियल एक्सप्रेशंस और स्पीक इन अ मोनोटोन, कि वो जी एक ही उसके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो चेंज नहीं होते हैं। मतलब हम लोग जो नॉर्मल हैं उनके हर किसी भी बात पे जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो डिफरेंट होते हैं। एक बात से दूसरी बात हो तो उनके फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। लेकिन जो स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज़ होंगे उनमें ऐसा नहीं होगा, उनके एक्सप्रेशन सेम ही रहेंगे, जो भी बात हो जाए आप उनको थप्पड़ मार लो, उनके एक्सप्रेशंस चेंज नहीं होंगे। और फिर आता है स्पीक्स इन मोनोटोन, कि हम जो भी बात कर रहे हैं, अब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, आपको एक प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, तो मेरी जो टोन है वो सेम है। ये नहीं कि मैं पहले बहुत धीमे लहजे में बात कर रहा था, अब मैं तेज़ आवाज़ में बात कर रहा हूँ, या पहले बहुत तेज़ आवाज़ के साथ बात कर रहा था अब बहुत धीमे लहजे में बात कर रहा हूँ, या पहले बहुत गुस्से से बात कर रहा था। कुछ भी, मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनोटोन यानी कि एक ही टोन में बात करना। तो वो लोग मोनोटोन में बात नहीं करते, वो उनका एक टाइम पे उनकी टोन बहुत ही पोलाइट होती है और फ़ौरन ही उनकी टोन बहुत बदल जाती है और हरेस्ड हो जाती है। तो ये भी इसकी वो थी, ये भी उसका इफ़ेक्ट था। फिर आगे देखते हैं लूज़ इंटरेस्ट इन एवरीडे एक्टिविटीज़, कि उनका जो एवरीडे की रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ हैं, जिस तरह खेलना कूदना खाना पीना, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता उनका। सोशली विदड्रॉ और लैक द एबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेयर, कि वो लोग जो सोशली जो हम एक दूसरे के साथ बैठते हैं, अपनी फैमिली के साथ बैठते हैं, वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते, और जो प्लेयर खुशी को महसूस करने की सलाहियत होती है वो भी उनमें नहीं रहती। फिर आगे हम देखते हैं कॉजेज़ ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, कि स्किज़ोफ्रेनिया होता किन वजूहात की वजह से है। सबसे पहले है जी जेनेटिक्स, कि जेनेटिक्स क्या है, कि विरासती तौर पर, कि आपके पेरेंट्स में स्किज़ोफ्रेनिया था तो आपको भी चांस है कि आप में भी स्किज़ोफ्रेनिया होगा। लेकिन ये लाजमी बात नहीं है कि अगर मतलब आपके पेरेंट्स में स्किज़ोफ्रेनिया था तो लाजमी है कि आप में भी स्किज़ोफ्रेनिया होगा, नहीं, ऐसा भी नहीं है। मैं वो भी आपको परसेंटेज भी बता देता हूँ कि अगर आपके पेरेंट्स में से दोनों को स्किज़ोफ्रेनिया है तो फिर उनके बच्चों में, अगर किसी पेरेंट्स में दोनों में स्किज़ोफ्रेनिया है तो उनके बच्चों में 40% चांसेस हैं कि उनको स्किज़ोफ्रेनिया होगा। सिर्फ 40%, 60% चांसेस हैं कि उनमें स्किज़ोफ्रेनिया फिर भी नहीं होगा, लेकिन 40% चांसेस हैं कि उनमें स्किज़ोफ्रेनिया होगा। लेकिन अगर पेरेंट्स में से किसी एक को है तो फिर उनके बच्चों में सिर्फ 12% चांसेस हैं कि उनमें से किसी को स्किज़ोफ्रेनिया होगा, ठीक है। और अगर जेनेटिक्स में नहीं है तो फिर जेनेटिक्स की वजह से स्किज़ोफ्रेनिया तो नहीं हो सकता, फिर उस पे दूसरे इफ़ेक्ट्स होते हैं, असरअंदाज होते हैं। उनमें है एनवायरनमेंट और ड्रग एडिक्शन इन टीनेज। आपका एनवायरनमेंट कैसे, कि आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जो आपकी साइकोलॉजिकल इलनेस की वजह बन रहा है, और फिर वो साइकोलॉजिकल इलनेस आपको कौन सी हो गई, उससे स्किज़ोफ्रेनिया हो गया आपको। जैसे मैंने दस्तक की मिसाल दी थी कि वो डॉक्टर को वो होते हैं, हेलुसिनेशंस होती हैं, तो इसी तरह वो उसका एनवायरनमेंट है, उस पे उसकी बस एक उसकी गलती ने कि उसने दरवाज़ा नहीं खोला, दस्तक होती रही, तो उसने लेकिन उस बात को अपने जहन में इतना सवार कर लिया, वो उसके बारे में शायद उसने इतना सोचा। ज़ाहिर है वो तो एक सबक था, लेकिन
उसमें कुछ सिखाने की कोशिश की गई थी। तो उसने उसके बारे में इतना सोचा कि वो उसकी एक बीमारी बन गई, उसकी साइकोलॉजिकल इलनेस बन गई। और इसी तरह एनवायरनमेंट में हम बहुत सारी चीज़ें इसमें असरअंदाज हो जाती हैं कि मतलब अगर कोई आर्मी पर्सन है, आर्म्ड फोर्सेस में है, डिफेंस फोर्सेस में है, तो उसको किसी जंग का सामना हुआ है या किसी ऐसे हादसे का सामना हुआ है जिसमें उसने अपनी टीम को खो दिया, या और बहुत उसके साथ कोई ऐसा हादसा पेश हुआ, तो वो भी उसकी हेलुसिनेशंस बन जाती हैं। तो बल्कि ये डिल्यूजन भी हो जाती हैं कभी कभार कि मेरी टीम ज़िंदा है, लेकिन वो रियलिटी नहीं होता। लेकिन ऐसा हादसा कभी कभी हो जाता है कि उस पर इंसान को यकीन नहीं हो जाता और वो उसका बिल्कुल यकीन बन जाता है। इसी तरह जो हमारे लोग हैं जो कश्मीर में मकबूजा कश्मीर में जो उनके हालात ऐसे हैं कि हर वक्त उन पर एक किस्म की जंग मुसल्लत है। तो जो वहाँ पे लोग जहाँ वहाँ पे पलने बढ़ने वाले हैं उन पर कोई ना कोई साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट लाजमी होता है। एक रिसर्च के मुताबिक जिस मुल्क के हालात इस तरह के होते हैं जो नॉर्मल नहीं होते, वहाँ के 62% लोगों में कोई ना कोई साइकोलॉजिकल इलनेस लाजमी होती है। तो ये एनवायरनमेंट का असरअंदाज होता है एक इंसान पे, और एनवायरनमेंट की वजह से हम देख रहे हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया कैसे हो सकता है। फिर हम देखते हैं कि ड्रग एडिक्शन इन टीनेज, के जो लोग अपनी जवानी की उम्र से यानी 15 से 25 साल की उम्र में ड्रग की एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं, उनको ड्रग की आदत हो जाती है, उनमें स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो क्योंकि जो ड्रग है वो भी आपको साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट करती है, तो इसकी वजह से स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। जो हेरोइन है वो बिल्कुल इसमें सबसे टॉप पे आती है, जो स्किज़ोफ्रेनिया के मर्ज़ में सबसे वो अपना किरदार अदा करती है सबसे ज़्यादा, कि जो लोग हेरोइन इस्तेमाल करते हैं उनमें स्किज़ोफ्रेनिया के चांसेस 90% तक ज़्यादा होते हैं दूसरे लोगों के। और जो लोग वैसे भी ड्रग इस्तेमाल करते हैं उनमें होती है, और सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव होता है वो ये ड्रग ही है, क्योंकि जो बाकी जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट है ना, उनको मेडिसन और फिज़ियोथेरेपी वगैरह और इनके ज़रिए साइकेट्रिस्ट के ज़रिए उनको बहुत हद तक कम किया जा सकता है। लेकिन ड्रग एडिक्शन में क्या होता है कि सबसे पहले उसकी जो वो एडिक्शन होती है वो ख़त्म करनी पड़ती है, उसके बाद फिर उसको साइकोलॉजिकली फिज़ियोथेरेपी और मेडिसिन के ज़रिए उसको ठीक करना पड़ता है। और ये सबसे लंबा प्रोसेस होता है किसी को नॉर्मल लाने के लिए, और जो सबसे इफ़ेक्टिव है, मतलब जो सबसे ज़्यादा असरअंदाज करती है स्किज़ोफ्रेनिया में, जो मतलब सबसे ज़्यादा चांस बनती है स्किज़ोफ्रेनिया की, वो ड्रग एडिक्शन ही है। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक के हवाले से? मुझे लग रहा है मैंने बड़ी अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, कोई बात समझ ना आई हो, कुछ आप पूछना चाहते हो, तो फ्रीली आप इजीली पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनने का।